अब ये भी एक कार्यक्रम से होकर ही मैं सीधे यहां पहुंच रहा हूं और इस कार्यक्रम के बाद फिर से सारी पॉलिटिकल पार्टीज के जो फ्लोर लीडर्स हैं पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, उनके साथ लगभग 2.5-3 घंटे की मीटिंग होगी और फिर शाम को भी है। तो पहले जब इस कार्यक्रम की जानकारी मिली तो मैं बहुत ही असमंजस की स्थिति में था कि अन्य कार्यक्रमों में भी मैं समय से पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन जब मुझे यह बतलाया गया कि यह वैज्ञानिकों के फेलिसिटेशन का कार्यक्रम है, तो मैंने कहा कि मैं अन्य कार्यक्रमों को जरूरत पड़ेगी तो छोड़ दूंगा, लेकिन अपने वैज्ञानिकों के फेलिसिटेशन के लिए मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। और सचमुच आप सबसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। और जब अमित शर्मा बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस आंगन में और प्रांगण में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो मैंने कहा आंगन और प्रांगण तो बहुत बड़ा होता है, आंगन तो छोटा होता है, प्रांगण तो बहुत बड़ा है, सब है उसमें शामिल। प्रांगण में उसे देखा जाए तो हाल भी आ सकता है, लेकिन अवार्डी तो यहां मौजूद है। इसलिए मैं जो इस सभागार में लोग मौजूद हैं, इस हाल में मौजूद हैं, उनका मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सब आप सबके जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहे हैं उसके लिए आप वैज्ञानिकों को सम्मानित किया है हम लोगों ने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस समारोह को सिर्फ एक सम्मान समारोह के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऑनरिंग सेरेमनी ही नहीं बल्कि ग्रेटिट्यूड सेरेमनी भी है। ग्रेटिट्यूड सेरेमनी भी है, माने आभार व्यक्त करने का भी यह महोत्सव है। ग्रेटिट्यूड उन असंख्य वैज्ञानिकों और टेक्नीशियंस के प्रति है जिन्होंने कड़ी मेहनत करके आर्म्ड फोर्सेस के अंदर एक भरोसा जगाया है, लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा किया है। और यह भरोसा केवल वैज्ञानिकों के अंदर ही नहीं बल्कि देशवासियों के अंदर भी यह भरोसा और विश्वास आप सबने पैदा किया है। साथियों, मैं आप सभी वार्ड विनर्स का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपकी अचीवमेंट्स इंडिविजुअल सक्सेस से कहीं आगे जाती हैं। टैंक्स, मिसाइल्स, रॉकेट सिस्टम्स और एयरक्राफ्ट में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी डेवलप करके आपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती लाने का काम किया है। और आपके द्वारा डेवलप की गई हर टेक्नोलॉजी, हर सिस्टम और हर सक्सेसफुल ट्रायल आगे चलकर भारत की स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ का वह हिस्सा बनता है। और आपकी अचीवमेंट्स देश की सुरक्षा को मजबूती देती हैं और केवल मजबूती ही नहीं देती हैं बल्कि भारत के आत्मविश्वास को भी बढ़ाती हैं। मैं इस अवसर पर आप सबकी फैमिली, ऐसा मत सोचिएगा केवल आप ही को मैं वो कर रहा हूं, बधाई दे रहा हूं, आपके फैमिली मेंबर्स को भी और आपके मित्र भी यदि कोई यहां आए होंगे तो उनको भी मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। यह मत सोचिएगा जो आपने किया है सब आप ही का करिश्मा है। इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं, इसके पीछे आपके परिवार का धैर्य। कभी कभी रात्रि के 3 बज गए, 4 बज गए, लेबोरेटरी में समय गुजर गया। कभी कभी ऐसे भी वैज्ञानिकों को मैंने जानता हूं कि 2-2, 3-3 दिनों तक घर में नहीं आते, न घर वाली से भेंट हो पाती है न घर वालों से भेंट हो पाती है। तो उनका जो सहयोग रहा है, मैं उसके लिए भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, एक तरफ यह कार्यक्रम रिकॉग्निशन का है, आप सबकी मेहनत को एक पहचान देने का है, तो दूसरी तरफ रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझने का भी है। और मुझे लगता है कि इसके बारे में, रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मुझे ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप रेस्पॉन्सिबल न होते तो मैं समझता हूं कि आपको यह सम्मान प्राप्त न होता। जब डीआरडीओ की जर्नी को हम देखते हैं तो हमें भारत की पूरी डिफेंस जर्नी स्वाभाविक रूप से दिख जाती है। दोनों ही जर्नीज एक जैसी रही हैं। 1958 में डीआरडीओ जब प्रारंभ हुआ
एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन था। उस समय इसके पास सिर्फ 10 लैबोरेटरीज थी, 10 लैबोरेटरीज थी। लेकिन समय के साथ बढ़ते बढ़ते अब आप देखिए कि डीआरडीओ भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी का पूरी तरह से बैकबोन बन चुका है। और साथियों, आज डीआरडीओ के पास लगभग 45 लैबोरेटरीज हैं जो एरोनॉटिक्स, मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्मामेंट्स, नेवल सिस्टम्स, लाइफ साइंसेस और एडवांस कंप्यूटिंग जैसे क्रिटिकल क्षेत्रों में बखूबी काम कर रही हैं। चाहे मिसाइल्स टेक्नोलॉजी हो, चाहे राडार सिस्टम हो, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हो या लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, डीआरडीओ ने भारत के इक्विपमेंट के साथ साथ सेल्फ रिलायंस का एक आत्मविश्वास भी दिया है। और लगभग ऐसी ही इवॉल्विंग जर्नी हमें भारत के डिफेंस सेक्टर में भी देखने को मिलती है। दशकों तक हमारी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर रही हैं और उस समय परिस्थितियां भी ऐसी थीं और ऑप्शंस भी बहुत ही लिमिटेड थे। लेकिन आज भारत एक अलग दौर में खड़ा है। आज हमारी सोच बदली है, पहले की अपेक्षा हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है और हमारी दिशा क्या है, हमारा डायरेक्शन क्या है, वह भी क्लियर है। और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता आज एक नेशनल माइंडसेट बन चुकी है। और इस परिवर्तन के केंद्र में डीआरडीओ की मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डिफेंस सेक्टर से जुड़ा शायद ही कोई क्षेत्र होगा जहां डीआरडीओ की मौजूदगी न हो। सभी जगह डीआरडीओ मौजूद है और आपने साबित किया है कि इंडियन इनोवेशन किसी भी मामले में ग्लोबल स्टैंडर्ड से पीछे नहीं है, बल्कि कई क्षेत्रों में उनसे आगे खड़ा है। और यह बदलाव मैं मानता हूं कि अचानक नहीं आया है कि ऑल ऑफ सडनली यह बदलाव आ गया हो। इसके पीछे वर्षों की रिसर्च, कॉन्टिन्यूअस टेस्टिंग, फेल्योर से सीखने की क्षमता और आर्म्ड फोर्सेस के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन भी रहा है। आप हर तरीके की परीक्षा में आप खरे उतरे हैं और आपकी टेक्नोलॉजी की परीक्षा तो बैटल फील्ड में भी हो चुकी है। अभी हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सारे देश ने देखा है, सारी दुनिया ने देखा है। यह आपकी ही टेक्नोलॉजी की वह परीक्षा थी। भारत के शौर्य और पराक्रम की यह तो थी ही परीक्षा, लेकिन आपकी टेक्नोलॉजी की भी परीक्षा थी और उसमें आप पास कर गए। ऑपरेशन सिंदूर ने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि हमारे स्वदेशी सिस्टम्स भारत की ऑपरेशनल रेडीनेस को मजबूत कर रहे हैं और यह सब डीआरडीओ के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्निकल टीम्स की कलेक्टिव एफर्ट का ही यह परिणाम है। और साथियों, हम आज जिस समय में खड़े हैं, आप सब जानते हैं, वह भारत के लिए बहुत ही एक निर्णायक समय है, बहुत ही डिसाइसिव यह टाइम है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी हर दिन नया रूप ले रही है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इस नई दुनिया में सामंजस्य बिठाने के लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान देना यह बहुत ही आवश्यक है। जब भी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं तो वह केवल डिफेंस सेक्टर तक यह सीमित नहीं रहता है। किसी भी रिसर्च का असर हमारी ओवरऑल इकोनॉमी पर भी पड़ता है। हमारे जो उद्योग हैं, उन उद्योगों पर भी उसका असर पड़ता है। हमारे नौजवानों के एम्प्लॉयमेंट पर भी पड़ता है और हमारी टेक्नोलॉजिकल कॉन्फिडेंस पर भी पड़ता है। साथियों, डिफेंस रिसर्च का इस्तेमाल सिर्फ डिफेंस सेक्टर में ही नहीं होता, बल्कि उसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट में होता है, हेल्थ सेक्टर में होता है, एग्रीकल्चर में होता है और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी होता है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें कि उसका उपयोग होता है। यही दिशा हमें भी अपनानी है। आपका डिफेंस रिसर्च नेशनल रिसर्च बनना चाहिए। सोल्जर्स के लिए बनाई गई कोई टेक्नोलॉजी जब किसी फार्मर के काम आती है या किसी डॉक्टर के काम आती है, तब उस रिसर्च की सार्थकता कहीं और बढ़ जाती है। और साथियों, अगर हम दुनिया के विकसित देशों के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के प्रभाव का आकलन करें, उसका हम मूल्यांकन करें,
तो हमें दिखता है कि उनके रिसर्च का कितना व्यापक प्रभाव है। आप यूएसए की डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसीज का उदाहरण देख लीजिए, कैसे वो लोग रिसर्च में रिस्क को बढ़ावा देते हैं। वहां आमतौर पर ऐसे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जाता है जो पहले असंभव लगते हैं। हर प्रोजेक्ट सफल नहीं होता, लेकिन जो सफल होता है वो पूरी दुनिया को एक दिशा देता है। और साथियों, हमें भी अपने रिसर्च कल्चर में यही आत्मविश्वास लाना होगा कि नया सोचना है, तेजी से सोचना है, और प्रयोग करने से हमें कभी डरना नहीं है। कामयाबी मिले या न मिले, प्रयोग हमको करना है। यह आवश्यक नहीं है कि हर बार आपको कामयाबी मिले। तेजी से सोचने पर भी ध्यान देना है, क्योंकि आज के दौर में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। आज जो टेक्नोलॉजी नई है, हो सकता है कि 4-5 वर्षों बाद वह अपने आप में इररिलेवेंट हो जाए। इसलिए आज के समय में, और खासकर लड़ाई के मैदान में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही नहीं, बल्कि सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट की थ्योरी को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। जो देश तेजी से सोचता है, जो देश तेजी से निर्णय लेता है, और जो देश तेजी से टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करता है, वही आगे रहता है। रिसर्च से लेकर प्रोटोटाइप तक, प्रोटोटाइप से लेकर टेस्टिंग तक, और टेस्टिंग से लेकर डिप्लॉयमेंट तक के बीच का समय हमें कम करना होगा। आर्म फोर्सेज में टाइमली इंडक्शन हमारी परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा पैरामीटर होना चाहिए, और मैं समझता हूं कि आज की यही असल चुनौती है। और साथियों, इंडस्ट्री प्रोडक्शन लिंकेज की मजबूती भी हमारे फोकस में होनी चाहिए। डीआरडीओ आमतौर पर डिजाइन और प्रोटोटाइप पर फोकस करता है, लेकिन प्रोडक्शन करना इंडस्ट्रीज का रोल है, इसलिए इस गैप को कम करना जरूरी है। इंटरनेशनल मॉडल्स की तरह हमारे यहां भी को डेवलपमेंट अप्रोच अपनाई जा सकती है, जहां डिजाइन से प्रोडक्शन तक और इंडस्ट्री अर्ली स्टेज से जुड़ी हो। साथियों, आज के दौर में दुनिया में काम करने के तौर तरीकों में एक बहुत बड़ा बदलाव आप सब भी महसूस कर रहे होंगे, दिखाई दे रहा है। ट्रेड हो या गवर्नेंस, हर जगह बदलते समय के अनुसार एक्ट करने की जरूरत है। इसी भावना के साथ 2025 को हमने रक्षा मंत्रालय में ईयर ऑफ द रिफॉर्म्स घोषित किया, और इस दौरान हमने कई रिफॉर्म्स भी किए, और इसी क्रम में डीआरडीओ में भी रिव्यू कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर कई ऐसे सुझावों को लागू किया जा चुका है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये रिफॉर्म्स डीआरडीओ के साथ साथ पूरे डिफेंस इकोसिस्टम को और अधिक सशक्त बनाएंगे। साथियों, किसी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस की सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं होती है। सबसे बड़ी पूंजी यदि कोई होता है, उसके लोग होते हैं, जो काम करने वाले उसमें होते हैं। और आपके साइंटिस्ट, आपके इंजीनियर्स और आपके टेक्नीशियंस हैं आपकी असली ताकत है। उन्हें सीखने के अवसर देने होंगे, उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी देनी होगी, और उन्हें यह भरोसा देना होगा कि उनके आइडियाज को निश्चित रूप से सुना जाए, वह सही हो या गलत हो, लेकिन सुना जाएगा। यह पेशेंस भी होना चाहिए। मैंने देखा है कुछ लोगों के अंदर यह पेशेंस नहीं होता। रिसर्च में फेल्योर्स भी होते हैं। फेल्योर्स हैं तो उससे आपको निश्चित रूप से कुछ नया सीखते होंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या इसमें सुधार करने चाहिए। जरूरी है कि हर अनुभव से कुछ सीखा जाए। और साथियों, अच्छी बात यह है कि आप सबने लगातार अपने अनुभवों से कुछ न कुछ सीखा है, जैसा मैंने पिछले 6-7 वर्षों में महसूस किया है, आप लोगों से मिलकर, आप लोगों के बीच आकर, आप लोगों को सुनने के बाद। और मुझे याद है कुछ समय पहले मैं डीआरडीओ के बड़े ऑफिशियल्स के साथ बातचीत में एक लक्ष्य डीआरडीओ को दिया था, और मैंने कहा था कि अगर हम डीआरडीओ के हर लैब के लिए एक मिशन मोड प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करें और 1 वर्ष में कंप्लीट करें, तो हर वर्ष हम 80 से 100 प्रोजेक्ट्स पूरे कर सकते हैं।
लेकिन 100 मैं कह रहा हूं तो 80 या 100 ही होने चाहिए, आवश्यक नहीं है। वो 50-60 भी होंगे चलेगा, वो 40 भी होंगे तो चलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूं, फिजिक्स का स्टूडेंट रह चुका हूं, इसलिए मुझे मालूम है, मैं भी रिसर्च कर चुका हूं, इसलिए मालूम है कि आवश्यक नहीं है कि उसमें कामयाबी मिल ही जाए, लेकिन प्रयत्न होते रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। और मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि आपने मेरे सुझावों पर काम करते हुए इस दिशा में सकारात्मक प्रयास भी आपने किए हैं और अपने लक्ष्यों को आपने प्राप्त किया है। मैंने बस फोकस तरीके से एक सेंस ऑफ अर्जेंसी में काम करके रिजल्ट प्रोड्यूस करने की बात की थी और आपने उसे चरितार्थ भी कर दिखाया है। इसलिए आप सबको मैं बधाई देता हूं, लेकिन मैं यह भी आपसे कहना चाहूंगा, आपने जिस तेजी से, जिस क्वालिटी के साथ इन टारगेट्स को अचीव किया है, वह इतिहास का हिस्सा बनकर न रह जाए, यह भी सावधानी बरतनी होगी। वह सिर्फ वन टाइम अचीवमेंट बनकर न रह जाए। आपको अब इस स्पीड को अपना स्वभाव बना लेना होगा। इस स्पीड को आपको अपना स्वभाव बना लेना होगा। जिस सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट की बात मैंने की, उसे अब डीआरडीओ के वर्क कल्चर में पूरी तरह से इनकलकेट करना होगा। और साथियों, अंत में मैं कुछ और सुझाव भी आपको देना चाहूंगा। आप डिफेंस के क्षेत्र में एपेक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जाहिर सी बात है आपकी जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा हैं। आप लोगों को अंदाज नहीं होगा, आप लोगों के प्रति, जो लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों के प्रति, लोगों के मन में, वैज्ञानिकों के प्रति एक सम्मान का भाव है। स्वाभाविक है, इसके कारण आपकी जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा हैं। इसलिए मैं समझता हूं आपको रिसर्च के क्षेत्र में रिस्क लेने का भी साहस दिखाना चाहिए, करना चाहिए। आप उन सेक्टर से अब आगे बढ़िए जहां प्राइवेट सेक्टर ने पहले ही अपनी कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है। आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अलग से एक विंग बना सकते हैं जो उन सेक्टर्स में जोखिम उठाएं जहां वैसे तो सफलता की संभावना दिखने में तो बहुत कम है, लेकिन अगर उसमें सफलता मिलती है तो मैं समझता हूं अपने में वो हिस्टोरिक होगा। इसके अलावा मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट सेक्टर के साथ बढ़ चढ़कर सहयोग करिए। खुले मन से अपना नॉलेज उनके साथ शेयर कीजिए। और मैं जानता हूं कि साइंटिस्ट अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर थोड़े से प्रोटेक्टिव रहते हैं। ये सही बात है? नहीं, थोड़ा तो रहता है, थोड़ा रहता है, और स्वाभाविक भी है, मनुष्य हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हम कन्वेंशनल एरिया से बाहर निकलें। जैसे इसका एक एग्जाम्पल आप देखिए, यह डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच नॉलेज शेयरिंग का ही प्रमाण है कि लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट के रूप में सामने आया है। और मैं मानता हूं ऐसे बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट्स हैं जो कि हमारा इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप एकेडमिया के साथ मिलकर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के साथ नॉलेज शेयर करें। सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रही है, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट तभी मीनिंगफुल होगा जब डीआरडीओ एकाधिकार वाले रिसर्च एंड डेवलपमेंट मॉडल से निकलकर कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम की ओर बढ़ेगा और पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज, स्टार्टअप्स तथा एकेडमिया के साथ सहयोग करेगा। तभी हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ से मजबूती से कदम बढ़ा पाएंगे। साथियों, आज भारत रक्षा क्षेत्र में जिस आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा है, उसकी एक और कसौटी यह है कि हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी कितनी बढ़ रही है। 2014 में के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़ रुपए से भी कम हुआ करता था, लेकिन आज हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 25,000 करोड़ से भी अधिक पहुंच गया है। लेकिन अभी तो यह बस शुरुआत है। टारगेट 2930 का जो मैंने रखा है वो 50,000 करोड़ एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है और मुझे आप सब पर विश्वास है कि उस टारगेट को आप अचीव करके ही रहेंगे।
इसलिए मैं अग्रिम बधाई भी दे देता हूं अभी। मैं समझता हूं कि यह अभी शुरुआत है कि अभी हमारा 25,000 करोड़ के आसपास ये एक्सपोर्ट पहुंच गया है। हमें इसमें और वृद्धि करनी है, इसमें और तेजी लाने के लिए डीआरडीओ को सिस्टम डिजाइन करते समय शुरू से ही एक्सपोर्ट मार्केट्स को भी ध्यान में रखना होगा, और खासकर ड्रोन्स, राडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स और एमिनिशन पर हमें ध्यान देना होगा। एक्सपोर्ट पर फोकस करने से कास्ट रिकवरी भी होती है, आप सभी जानते हैं। एक्सपोर्ट पर फोकस करने से कास्ट रिकवरी भी होती है, ग्लोबल क्रेडिबिलिटी भी बनती है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी मजबूत होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इस दिशा में काम करेंगे, कर ही रहे हैं और करेंगे, और आपकी आत्मशक्ति और ज्ञान शक्ति मिलकर भारत की समग्र शक्ति को बढ़ाने का काम करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। 2047 तक विकसित राष्ट्र के निर्माण का लक्ष्य हम सब ने रखा है। उसमें बहुत बड़ा योगदान आप सभी का होने वाला है। आप सभी के प्रयासों से भारत न सिर्फ साइंटिफिक रूप से बल्कि सोच और आत्मबल के स्तर पर भी और अधिक सशक्त होगा। और मैं जो कह रहा हूं कि आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, तो ऐसे ही आपको उत्साहित करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तो मानता हूं ऊपर वाले को मंजूर है कि हमारा एक्सपोर्ट और बढ़े। इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किसी का होने वाला है तो आप जैसे वैज्ञानिकों का होने वाला है। भारत को आगे जाना है, यह समय है भारत के आगे जाने का। भारत जाएगा, दुनिया की कोई ताकत भारत को रोक नहीं सकती, चाहे कितनी भी बाधाएं हैं। और इसी के साथ आप ज्यादा कुछ न कहते हुए, आप सभी इसी तरह से जो काम कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते रहें, और परमात्मा आप सभी को इस जिम्मेदारी का निर्वाह करने की सदैव क्षमता दे। क्षमता के साथ वैज्ञानिक हैं तो धैर्य भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिकों के पास पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। मैं पुनः आप सबको और आपके सभी परिवार के सदस्यों को, और जो लोग भी आप लैब में आपको कोऑपरेट करते हैं, उन सभी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। माननीय रक्षा मंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता से भारत आज रक्षा के क्षेत्र में नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। आपके प्रेरणादायक संबोधन के लिए धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर है। इसी क्रम में मैं आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट एंड डायरेक्टर जनरल रिसोर्स एंड मैनेजमेंट डॉक्टर रविंद्र सिंह सर से विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया अपना धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। जी सर। नमस्कार माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय रक्षा राज्य मंत्री जी, आदरणीय सचिव रक्षा अनुसंधान एवं विकास, अध्यक्ष DRDO